इजराइल चाहता है कि ईरान जड़ से खत्म हो जाए। ईरान को इतना कुरेदा जाए, इतना घाव कर दिया जाए कि बाजार में फायदा अमेरिका का होता रहे। ईरान को जितना हल्के में समझा जा रहा था, हल्का निकला नहीं। देखिए, ईरान को हल्के में समझा नहीं जा रहा था। ईरान के पास में आप देखिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। आपको ध्यान होगा सन 98 में जब हमने अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, तो उसके बाद में भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए थे, पाकिस्तान पर भी लगाए गए थे। भारत सैंक्शंस लगाने की वजह से अपने आप को इस स्थिति तक लेकर आया कि हम आत्मनिर्भर बने। आम आदमी जो जानना चाहता है कि हाँ, ये युद्ध कब थमेगा। ये अगर प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे पाता तो अपना आपको सौभाग्यशाली मानता। देखिए, मेरा ये भी मानना है कि ये युद्ध जो है वो ट्रम्प साहब नहीं लड़वा रहे हैं। ट्रम्प साहब जो है वो फ्रंट फेस है। अमेरिका की जितनी राजनीति होती है उसको वहां की आर्म्स लॉबी कंट्रोल करती है और वो बहुत स्ट्रांग है। रिपब्लिक भारत मंथन का ये कार्यक्रम है और तमाम मुद्दों पर मंथन हो रहा है, लेकिन इस समय पूरे विश्व में एक युद्ध की चर्चा जोर शोर से है। वो ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध है और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी हैं। सर, जिस तरीके से युद्ध की बात हो रही है, हर रोज अखबार के पन्ने जब पलटे जाएं तो युद्ध की खबरें, टीवी चैनलों पर युद्ध की खबरें। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक खींचेगा। देखिए, युद्ध को अगर देखा जाए तो इस समय ईरान एक पक्ष है और इजराइल और यूएसए दूसरे पक्ष है। मजे की बात यह है कि इस समय इजराइल और यूएसए जो लड़ रहे हैं ईरान के साथ में, उन दोनों का उद्देश्य और ध्येय अलग अलग है। इजराइल का एक एग्जिस्टेंशियल वॉर है, ये मतलब उसका जीवन और मरण जो है इस पर टिका हुआ है। इजराइल चाहता है कि ईरान जड़ से खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान के पास में वो 3 H मौजूद हैं जो इजराइल के लिए परेशानी का बायस है, जैसे हूती, हमास और हिजबुल्लाह। इजराइल चाहता है कि ईरान नेस्तनाबूद हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, जिससे कि उसका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। अमेरिका के लिए ये टोटली कमर्शियल युद्ध है। कमर्शियल युद्ध इसलिए है कि अमेरिका को अपने वेपन सिस्टम्स को यूज़ करना है, उनकी बिक्री बढ़ानी है। तो आप नोट करेंगे कि इस युद्ध में भी जान माल की क्षति अच्छा है, ईश्वर की कृपा से कम हुई है, परंतु अस्त्र शस्त्र बहुत प्रयोग में लाए गए हैं। युद्ध में अमेरिका ने जितना अपना खर्चा किया है उससे दुगने से अधिक 3 अमेरिकी कंपनीज ने अभी तक पैसा बना लिया है। नॉर्थरॉप ग्रुमन हुआ, लॉकहीड मार्टिन हुआ या रेथियन हुआ, तो इन्होंने मुनाफा कमाया है। तो इस समय युद्ध जो चल रहा है वो युद्ध के बजाय एक इकोनॉमिकल वॉर ज़्यादा चल रहा है, जो कि अमेरिका के सैन्य मार्केट को बढ़ा रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान इतना मारा जाए कि वो एक कांटा बनकर पूरे मध्य पूर्व में रहे, यानी पूरा खत्म ना हो, वहाँ टिका रहे। उसके टिके रहने से अमेरिका का आर्म्स बाजार चलेगा। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, जितने देश हैं खाड़ी के, ये सब उससे अस्त्र शस्त्र खरीदते रहेंगे। ईरान इनके लिए परेशानी का बायस बनता रहेगा और शस्त्र बिकते रहेंगे। यानी ईरान को इतना कुरेदा जाए, इतना घाव कर दिया जाए कि बाजार में फायदा अमेरिका का होता रहे। लेकिन ईरान को जितना हल्के में समझा जा रहा था, हल्का निकला नहीं। देखिए, ईरान को हल्के में समझा नहीं जा रहा था। ईरान के पास में आप देखिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। आपको ध्यान होगा सन 98 में जब हमने अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, तो उसके बाद में भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए थे, पाकिस्तान पर भी लगाए गए थे। भारत सैंक्शंस लगाने की वजह से अपने आप को इस स्थिति तक लेकर आया कि हम आत्मनिर्भर बने। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत काम किया, हमारा देश जो है प्रगतिशील रहा। वैसे ही ईरान ने कई सालों के सैंक्शंस झेले हैं। अब सैंक्शन झेलने से हुआ क्या है कि अंदर की उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ी है। इस समय ईरान के पास में जो मिसाइल्स हैं, हालांकि वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, परंतु मिसाइल्स हैं। टेक्नोलॉजी उनकी इतनी उन्नत नहीं है, परंतु टेक्नोलॉजी विद्यमान है। तो ईरान ने इस सैंक्शंस के बावजूद अपने आप को स्ट्रांग बनाया। दूसरा, ईरान का पीछे पीछे, पर्दे के पीछे रशिया और चाइना सहयोग करते हैं। मेरा मानना यह है कि डिएगो गार्सिया पे जो मिसाइल फायर की गई है वो एक तरीके से चीन से इनके पास में आई है और उसको गुआम किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुआम में एक अमेरिकी अड्डा है और उस पर निशाना बनाने की मिसाइल जो है ये कारगर सिद्ध होती है। इसी मिसाइल के चलते मेरा ये अनुमान है कि यूरोप जो है थोड़ा सा पीछे हटा, क्योंकि अगर ईरान
दीर्घोकार्षीय तक मिसाइल चला सकता है तो उस मिसाइल की दूरी इतनी है कि वो यूरोप को भी टारगेट कर सकती है। तो मेरा मानना ये है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान को सपोर्ट जो है वो चीन का भरपूर प्राप्त हो रहा है। अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो वैश्विक स्तर पर और क्या इसके बड़े असर देखने को मिल सकते हैं? देखिए, युद्ध अगर लंबा चल रहा है तो उसका सबसे बड़ा असर जो है वो हॉर्मुज जलडमरू हॉर्मुज जलडमरू मध्य से इस समय पूरा का पूरा व्यापार मान के चलिए बाधित है। भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि हमने ऑल्टरनेट रूट निकाल लिए हैं। हमारी गैस कतर से आती थी, लेकिन हमने और देशों को टटोला और उनसे हमने आयात करना शुरू किया। तेल जो है हमारे पास जहाँ से आता था, ऐसा नहीं है कि हम ईरान से भी हमारे पास में तेल आ रहा था, परंतु हमने रूस का रास्ता खोला। हम अमेरिका से भी तेल आयात कर रहे हैं, वेनेजुएला से भी कर रहे हैं। हमने गैस इस समय नॉर्वे से आयात कर रहे हैं। तो हमने अपने ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढ के अपनी गैस और तेल की सप्लाई को बाधित नहीं होने दिया। ये हमको प्रत्यक्ष दिखता है कि देश में किल्लत नहीं हुई है, हाहाकार नहीं मचा है। और देशों में आप देखिए हाहाकार मचा हुआ है। तो ये मैं इस समय अपनी डिप्लोमेसी को दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस भली बड़ी तरीके से अपने आप को प्लेस किया है यहाँ पर। लेकिन ये हमने ऑल्टरनेट निकाले हैं, हम इस पर बहुत खर्चा भी कर रहे हैं। तो खर्चा कर रहे हैं तो खर्चे की भरपाई तो किस तरीके से करना होगा, तो हमने उसका रास्ता भी निकाला। हमने रूस से सस्ता तेल आयात किया, उसको परिष्कृत किया और उसको हमने बेचना शुरू किया। भाई, हमने अपने भंडारण भी तो करना है, पूरा तेल भी भरना है हमने, और हमने पैसे भी कमाने हैं। तो भारत ने अपने ऑल्टरनेट सोर्सेज को निकालना शुरू किया और उस पर काम कर रहा है। इसके लिए मैं भारतीय सरकार की इस समय सराहना करना चाहूँगा। ये लोगों के दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है, दृष्टि में नहीं आ रहा है कि चीज़ क्या हो रही है, परंतु असलियत यहाँ पर उभर कर आती है। लेकिन और देश जो हैं वो इतने सक्षम नहीं हैं, तो उनको ये मार जो है ये थोड़ी सी अधिक पड़ रही है। परंतु जैसा कि मैंने कहा है कि खर्चा तो हो ही रहा है, और आपको ध्यान होगा इस वजह से प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि हम सोने को कम खरीदें, क्योंकि सोना जो है हम आयात करते हैं। आयात करेंगे तो हम उस पर खर्चा करेंगे तो हमारी जो इम्पोर्टेंट फॉरेन करेंसी है वो बाहर जाएगी। तो इस वजह से ये कहा गया था हम अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा दें, जिससे देश का पैसा जो है वो देश में ही रहे। तो इसलिए बाहर जाने के ऊपर भी थोड़ा सा कम जोर दिया गया। शादी ब्याह जो है डेस्टिनेशन वेडिंग भारत में किए जाएं। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को दर्शाती हैं कि किस प्रकार से हमने अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करना है और देश का पैसा देश में रखना है, बाहर नहीं जाने देना है। जी। अच्छा, हॉर्मुज में जिस तरीके से तनाव है और जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, उसके बाद जहाज़ों की आवाजाही तो ऐसे ही न्यूनतम स्तर पे आ गई है। इसके बाद भारत को लेकर भी प्रश्न उठने लगे थे कि हाँ भाई, अमेरिका किस तरीके से हमला कर दे रहा है, भारत के नाविकों की मौत हो रही है। तो इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तकरीबन 30 जहाज़ एक दिन में आते जाते थे। जब बाधित हुआ तो ये संख्या घटकर 3 और 4 तक पहुंच गई। तो नेचुरली असर तो पड़ना ही था। फिर बीच में बहुत देर के लिए रुका चला, ये सब चलता रहा। मजे की बात ये थी कि ट्रम्प साहब ने ये बोला था कि मैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुचारू रूप से चलाऊंगा। भाई, युद्ध से पहले सुचारू रूप से चल ही रहा था। भाई, युद्ध में आप कूदे और कूदने के बाद में बाधित हुआ। खैर, इस बात को परे रखते हैं, लेकिन व्यापार बाधित हुआ है और असर इसका चीन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि चीन का अधिकतर तेल जो है वो इस रास्ते से पास होता है। अभी बहुत सारे जहाज़ अंदर फंसे हुए हैं, बहुत सारे जहाज़ बाहर बैठे हैं और वो अंदर आने के लिए, हालांकि अमेरिका ने एक अपनी स्टील वॉल जिसको वो कहते हैं वो बनाई है कि बिल्कुल ओमान से सट कर उनके जहाज़ जो हैं वो जाएं, परंतु ईरान ने उनको भी टारगेट किया है। तो इस समय सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और उससे निकलना तो पड़ेगा ही। तो आप हमेशा के लिए ब्लॉकेट बना के नहीं रख सकते और किसी चीज़ को आप सुचारू रूप से हमेशा के लिए चला नहीं सकते। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि इस समय अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुलना ही पड़ेगा। आप हमेशा के लिए उसको बंद करके नहीं रखते थे। ईरान जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है, क्योंकि जब तक हॉर्मुज बंद रहेगा ईरान की बात जो है वो सुनी जाएगी। तो जिस तरीके से अभी एक आम आदमी के रूप में देखें तो क्या लगता है कि ये युद्ध कब तक खींचेगा? क्योंकि ट्रम्प साहब का तो कोई ठिकाना नहीं। आज सीज फायर, आज जो है ऐसा है वैसा है, ये कर लेते हैं, युद्ध बंद हुआ, डील हो गई है, और कल के अखबार के पन्नों में छप जाता है कि फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। तो एक आम आदमी जो जानना चाहता है कि हाँ, ये युद्ध कब थमेगा? ये अगर प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे पाता तो अपना आपको सौभाग्यशाली मानता। देखिए, मेरा ये भी मानना है कि ये युद्ध जो है वो ट्रम्प साहब नहीं लड़वा रहे हैं। ट्रम्प साहब जो है वो फ्रंट फेस है।
अमेरिका की जितनी राजनीति होती है उसको वहाँ की आर्म्स लॉबी कंट्रोल करती है और वो बहुत स्ट्रांग है। और आर्म्स लॉबी के हित में है कि ये युद्ध जितना लंबा चले उतना उनका अधिक बिक्री होगी। तो मान के चलिए जब तक आर्म्स लॉबी तृप्त नहीं होगी तब तक ये चलता ही रहेगा। जी, इतना आसान नहीं। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जो है, आखिर यूक्रेन के पास में इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है? नेटो सपोर्ट कर रहा है। नेटो कैसे सपोर्ट कर रहा है? नेटो वेपन्स ले रहा है अमेरिका से और उसको यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। तो ये युद्ध इस बल पे चल रहा है क्योंकि आर्म्स लॉबी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। ट्रम्प साहब ने खुद ने बयान दिया था कि हमारा फायदा है कि नेटो हमसे वेपन्स लेता रहे और यूक्रेन को सप्लाई करे। बाजार की भूख जब तक शांत नहीं होगी तब तक ये युद्ध नहीं थमेगा। यही है पूरा मंथन, और रिपब्लिक भारत का मंथन ये कार्यक्रम है, और युद्ध का मंथन आपने सुना कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा। धन्यवाद सर।